हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो बीएनएसएस के सीरीज में हम सेक्शन 84 को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे बीएनएसएस के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। ठीक है, इसका टाइटल कहता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। उसके नाम पे उद्घोषणा, जो पर्सन भाग रहे, कहाँ से भाग रहे, कोर्ट से भाग रहे, ठीक है, उनके नाम पे उद्घोषणा जारी करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोक्लेमेशन होता क्या है। तो देखिए, जब किसी के नाम पे समन या अरेस्ट वारंट इशू होता है और वो कोर्ट नहीं जाता है, ठीक है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, और अगर कोर्ट बार बार अरेस्ट वारंट या समन रिलीज कर रही है, इशू कर रही है, फिर भी कोई अगर कहीं कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो फिर प्रोक्लेमेशन का नोटिस जारी करेगा। ठीक है ना। इसका नोटिस जारी करेगा और इस नोटिस के पीरियड में लिखेगा कि मिनिमम आपके पास 30 डेज है। ठीक है, मिनिमम 30 डेज का टाइम देगा और कहेगा कि आप मेरे पास कोर्ट में अपीयर हुए। ठीक है, फिर भी अगर क्या आप अपीयर नहीं होते हैं तो क्या करेगा कोर्ट कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसका अटैचमेंट कर देगा। ठीक है, और अगर के फिर भी आप नहीं आते हैं तो क्या कर देगा, प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। ठीक है, ये फाइनल होगा। तो आई होप आपको ये प्रोक्लेमेशन आपको ब्रीफ में समझ में आया हो। तो चलिए सेक्शन 84 को इन डेप्थ अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है क्लॉज 1 कि इफ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर किसी कोर्ट को लगता है, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, चाहे वो एविडेंस को कंसिडर किया हो या ना किया हो, ठीक है, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम और अ वारंट हैज बीन इशूड, किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है और कोर्ट को क्या लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और कंसील कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, कोर्ट, ठीक है, किसी के नाम पे वारंट इशू किया है, दैट मे बी समवन और अरेस्ट वारंट। ठीक है, और कोर्ट को क्या लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है कि ये एब्सकॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना, एब्सकॉन्ड कर रहा है मतलब भाग रहा है। किससे भाग रहा है, कोर्ट से भाग रहा है, या कंसील कर रहा है, कंसीलिंग कर रहा है मतलब छुप रहा है। ठीक है, किससे छुप रहा है, कोर्ट से छुप रहा है, मतलब कोर्ट के सामने वो अपीयर नहीं हो रहा, पुलिस जा रही पकड़ने लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और जो कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट का जो आदेश है क्या है, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट करने का, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो भैया कोर्ट तो गुस्सा होएगी ना, क्योंकि अरेस्ट वारंट उसने भेजा है और एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे आप। तो क्या करेगी, सच कोर्ट में पब्लिश और रिटन प्रोक्लेमेशन, मीन्स वो कोर्ट क्या करेगी, एक प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करेगी। ठीक है, रिटन में, राइट, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एट अ स्पेसिफाइड टाइम। वहाँ पे क्या लिखेगी, एक प्लेस का नाम लिख देगी कि मान लो कि हजारीबाग सिविल कोर्ट, ओके, और टाइम लिख देगी, डेट लिख देगी कि 20 जनवरी 2026 को आपको आना है। टाइम आउट लेस देन, नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। ठीक है ना, और ये जो आने का जो डेट है ना, ये मिनिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 डेज, ये मिनिमम है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 40, 45, 60, कितना भी दिन हो सकता है, लेकिन मिनिमम 30 डेज का टाइम देना ही होगा एक्यूज को। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब एक लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ते हैं जिसका नाम है मोहन सिंह, जिसका नाम है, सॉरी, मोहन सिंह, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान 1975 का केस। इसमें क्या कहती है, क्या कोर्ट कहती है ना कि अगर आप 30 डेज का जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, अगर आप उसे फुलफिल आप नहीं करते हैं, 30 डेज का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसे आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो जो आपका प्रोक्लेमेशन का जो नोटिस होगा ना, प्रोक्लेमेशन का जो नोटिस होगा वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। और आपने जो भी अटैचमेंट किया है, जो अभी हमने बताया ना,
जो भी आपने अटैचमेंट किया है वो भी इलीगल हो जाएगा, ठीक है। और जो सेल किया है वो भी इलीगल हो जाएगा और क्वैश भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मिनिमम आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड देना मैंडेटरी है, ठीक है। क्लाउज 1 अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए अब क्लाउज 2 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्लाउज 2 क्या कहता है। क्लाउज 2 कहता है कि प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, ठीक है। पहला तो बता दिया आपको कि कोर्ट प्रोक्लेमेशन का नोटिस जारी करेगी, ठीक है, एक रिटन में, ओके, कि आपको इस दिनांक पे, इस दिन में, यहाँ इस जगह पे आपको आना है, ठीक है। लेकिन उस प्रोक्लेमेशन को कैसे जारी करेगी, ठीक है, पब्लिश कैसे करेगी, बताएगी कैसे, ठीक है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहला क्या करेगी, देखिए सबसेक्शन 1 का ए में क्या लिखा है, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम प्लेस। कहाँ पब्लिश करेगी, तो प्रोक्लेमेशन को उस जगह पे प्लेस करेगी, मान लीजिए ये टाउन है, ठीक है, तो टाउन के बीच चौराहे पे पब्लिश करेगी, ठीक है। यहाँ पे चिपका देगी रिटर्न रिटर्न प्रोक्लेमेशन, कि भैया सबको दिखे, पता चले, उसके रिलेटिव, उसके आसपास के लोगों को पता चले कि उसके नाम पे प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी किया गया है, ठीक है। इट शैल बी अफिक्स्ड टू कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हाउस, जो भी उसका घर रहेगा ना, जो भी उसका घर रहेगा उस जगह पे, उसके मेन गेट पे चिपका दिया जाएगा, जहां से सबको दिखे, उस व्यक्ति को भी दिखे, ठीक है। अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, ठीक है। अब जिस कोर्ट में इसका केस चल रहा है, तो वो भी कोर्ट क्या करेगी, अपने कोर्ट के गेट के बाहर चिपका देगी, ठीक है, ताकि वो बंदा अगर कोर्ट के आसपास भी आए या कोई भी आए तो पता चल जाए। मेनली जो फोकस है वो क्या है, कि एक्यूज्ड को कोई बहाना ना रहे कि उसे प्रोक्लेमेशन का नोटिस नहीं मालूम चला, ठीक है। कोर्ट अपने साइड से कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। 2 कहता है, कोर्ट Court may also, if think fit, direct a copy of the proclamation to be published in daily newspaper circulating in place in which such person ordinarily reside, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े, देखिए ये जो ए बी और सी है, तो ये मैंडेटरी है, सेल है, और तीनों होना ज़रूरी है, कहीं भी और नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि ए हो गया तो बी को छोड़ दिए और सी को छोड़ दिए, नहीं, ए बी और सी तीनों काम, ए बी और सी ऑल आर मैंडेटरी बाय द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ये काम करेगी ही करेगी, ए बी और सी। लेकिन 2 जो है, सब क्लाउज 2 का सब सेक्शन 2 कहता ये है कि ये मे है, ठीक है ना। अगर कोर्ट चाहे तो कोई जो न्यूज़पेपर है ना, लोकल न्यूज़पेपर, वहाँ पे क्या है कि प्रोक्लेमेशन का जो रिटन रिटन प्रोक्लेमेशन है उसको पब्लिश करवाएगी, ठीक है, जहाँ पे भी एक्यूज्ड रहता है, ओके। चलिए क्लाउज 3 को पढ़ते हैं। क्लाउज 3 कहता है, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन was duly published on a specified day in a manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been compiled with and that the proclamation was published such day, ठीक है। चलिए इतना राम कहानी कहने का मतलब ये है कि जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन जारी कर देगी तो वो क्या करेगी, अपने ऑर्डर सीट में ये लिखेगी कि हमने प्रोक्लेमेशन इस डेट को और इस तरीके से या इस जगह पे, प्लेस पे हमने चिपकाया है, पब्लिश किया है, ठीक है, इस चीज़ को लिखेगी। और जो ये रिटन स्टेटमेंट है ना ऑर्डर शीट में, ये क्या रहेगा, कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। इट मीन्स इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है अगर कोर्ट रिटन में लिख देती है तो, ठीक है। चलिए क्लाउज 4 क्या कहता है कि वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 is in respect of a person accused of an offense which is made published with imprisonment of 10 years or more, imprisonment of for life or with death under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और under any other law,
टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए कहता क्या है कि जब उस व्यक्ति के नाम पे प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी किया है, जिसने क्या ऑफेंस किया है, उसने ऑफेंस किया है ऐसे ऑफेंस जिसमें सजा जो है वो 10 साल से ज़्यादा है, या आजीवन कारावास है, या मृत्युदंड है, किसके अंडर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर, या किसी और भी अदर लॉ बुक में ये सब पनिशमेंट लिख रखा है। वैसे एक्यूज्ड के लिए क्या होगा, सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन। अगर उनके नाम पे प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, ठीक है ना, और बोला गया कि इस डेट पे और इस प्लेस पे आपको आना है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है, और क्राइम क्या क्या किया है, ये ऊपर वाले सारे, ठीक है ना। ओके, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, तो यहां से अपन लोग को क्या पता चलता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का डिफिनेशन, प्रोक्लेम्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है ना। तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाने के बाद क्या होगा कि इसमें क्या हो जाता है, अगर आप सेक्शन इसके साथ आप पढ़िए बीएनएसएस का सेक्शन 35 का क्लॉज 1 का डी, जहाँ पे पुलिस को राइट दिया गया है, पुलिस ऑफिसर को राइट दिया है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जहाँ मिले उसे धर लो, उसे अरेस्ट कर लो, ठीक है, ये एक राइट दिया गया है। और अगर के आप सेक्शन 40 पढ़ेंगे ऑफ बीएनएसएस, वहाँ पे प्राइवेट पर्सन को राइट दिया गया है, प्राइवेट पर्सन को राइट दिया गया है कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं जहां भी वो दिखे, ठीक है ना, ये प्राइवेट पर्सन को राइट दिया गया है। ओके, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब घोषित किया जाएगा, ये आपको क्लॉज 4 बताता है, राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक दिक्कत कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो अब क्लॉज 5 पढ़ते हैं। देखिए क्लॉज 5 कुछ नहीं है, क्लॉज 5 बोलता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3, जो भी प्रोविजन दे रखे हैं सबसेक्शन 2 एंड 3 शैल अप्लाई टू डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1। देखिए जो भी दे रखा है 2 और 3 में, 2 और 3 में, वो दोनों चीजें किस पे अप्लाई होंगे, 4 और 1 में, ठीक है ना, 4 और 1 में, ये आपका क्लॉज 5 कहता है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आप देखना चाहें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका नाम है वेट अ मिनट, जिसका नाम है लावेस लावेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये 2012 का केस है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन नॉट बी ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, मतलब क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल लेने का जो राइट है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कभी भी एंटीसिपेटरी बेल, बाहर बाहर से बेल नहीं ले सकता है। तो भाइयों एवं बहनों, आई होप आपको सेक्शन 84 अच्छे तरीके से समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम वहाँ आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू, जय हिंद, और इसी तरह क्रिमिनल लॉ को पढ़ते रहिए।